पिछले वीडियो में आपने अणु परमाणु के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे परमाणु की संरचना, कैसा होता है परमाणु, किन किन चीज़ों से परमाणु मिलकर बनता है। ठीक है, तो परमाणु के बारे में पहले जान जाएं कि कहते किसे हैं परमाणु। तो आप जानते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु वह होता है, परमाणु मतलब पृथ्वी की कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी हुई है, परमाणु से। पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं, परमाणु से मिलकर बनी हुई हैं। मतलब अगर किसी वस्तु को आप तोड़ते जाएं, बारीक करते जाएं, टुकड़ों में काटते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी कि अब उसे उससे ज़्यादा छोटा तोड़ा नहीं जा सकता। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु, परम अणु, सबसे छोटा से छोटा भाग। समझ रहे हैं ना, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। बात करते हैं परमाणु क्या होता है या परिभाषा उसकी क्या होती है। तो परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। इसके बारे में हमने अणु और परमाणु वाले वीडियो में पढ़ा था कि परमाणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कहने का मतलब जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे कभी अणु इन्वॉल्व नहीं होगा बल्कि वहां पे परमाणु ही इन्वॉल्व होगा। समझ गए, एकदम आसान भाषा में समझो। तेरही हो जाती है, अगर गांव में किसी की तेरही है या शादी वगैरह है तो जो बुजुर्ग है वो बहुत कम जाते हैं, लेकिन खिचड़ुआ छोटे छोटे जो लड़के होते हैं वो कितना जाते हैं। अपने तो जेब करेंगे, अपने सहेली हो जो उसके घर से न्योता नहीं है तब बोले तुम भी चलो चलो खाएंगे हमने बैठ के, है कि नहीं। तो क्या होता है ये परमाणु, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने कौन जाता है, सबसे सूक्ष्मतम भाग, सबसे छोटा से छोटा कण, यानी कि कौन, परमाणु। समझ रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें कौन भाग लेगा, परमाणु भाग लेगा। मतलब परमाणु मिलके अणु बनाएंगे और अणु मिलके क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे बनता है परमाणु, कितने भाग होते हैं परमाणु के, उसके बारे में हम जानेंगे। आज देखिए क्या होता है। अब शुरू करते हैं। पदार्थों में आवेशित कण, जब आप कभी दो वस्तु को रगड़ेंगे, समझ रहे ना, आप देखते हैं करते हैं, आपने पढ़ा होगा जब आठ में पढ़े होंगे तो आपको दिखाया गया होगा कि कंघी को बाल में रगड़िए, फिर कागज फाड़ के ना उसको उठाइए तो क्या हो, आवेशित कण। तो क्या है, जब दो वस्तु को आप रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है जिसकी वजह से वो वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्यों भाई, क्यों आकर्षित करता है, कौन सा आवेश बनता है, वह आवेश किसके अंदर बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में पढ़ा था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है आप देख सकते हैं उसको। आगे बढ़ेंगे। माना जाता है, पहले देखिए, माना जाता था जब रदरफोर्ड ने पूरी खोज नहीं की थी, जब रदरफोर्ड का प्रयोग नहीं हुआ था तो माना जाता था कि किसी परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माना जाता है कि जब रदरफोर्ड ने प्रयोग नहीं किया था तब माना जाता था कि कोई भी तत्व है उसके परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता था और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मतलब उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनका यह मानना था कि जो परमाणु है, भाई जब नहीं मालूम रहेगा तो क्या बताएंगे, सबके अपने अपने तर्क थे। तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन धन आवेश होता है और प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, ऋण। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण माइनस चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है उस पर धन। तो अब ये क्या करते हैं, ये दोनों धन और ऋण मिलके क्या करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम, उसे संतुलित करने का काम कर देते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जो आवेशों को संतुलित करने का काम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। माना जाता था उस समय कि प्रोटॉन सबसे भीतर होता है और इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर। हम समझेंगे कैसे। उस समय के वैज्ञानिक जो थे उनका यह तर्क था कि किसी परमाणु के नाभिक में या किसी परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव या प्लस चार्ज होता है। तो ये दोनों मिलके प्लस माइनस मिलके दोनों मेंटेन कर लेते थे। ठीक है, चार्ज को मतलब आवेश को मेंटेन कर लेते थे। लेकिन फिर पता चला कि उनका यह भी मानना था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते भाई, जो प्रोटॉन होते हैं वो सबसे भीतरी, मतलब
परमाणु के सबसे अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। सबसे बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, मतलब अलग किया जा सकता है, प्रोटॉन को अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थॉमसन। ये पूछा जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है? तो देखिए थॉमसन ने एक परमाणु सिद्धांत बनाया। उन्होंने उदाहरण लिया किसका? तरबूज का। समझ रहे? क्या उदाहरण लिया? उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से तरबूज को मान लेते हैं कि नाभिक है। तरबूज को क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि तरबूज क्या है? तरबूज को मान लीजिए भाई, तरबूज मान लीजिए, इसको मान लीजिए नाभिक, क्योंकि नाभिक की संरचना ऐसी होती है। इसको नाभिक मान लेते हैं। तो जो लाल वाला भाग, ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट को। थॉमसन ने कहा था कि जो मान लेते हैं, उन्होंने उदाहरण लिया था तरबूज का, कि मान लेते हैं कोई तरबूज है जिसे हम नाभिक मान लेते हैं। तो तरबूज आप देखे हैं, उसमें लाल खाया वाला ना जो भाग खाया जाता है, वो लाल वाला भाग हम खाते हैं, और जो काली काली बिया होती है उसको कौन खाता है? कोई खाता है? नहीं खाता। ध्यान दीजिएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल, उन्होंने एक तरबूज का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि जो खाया जाने वाला भाग है वो क्या है? वो क्या है भाई? यहां से कहां से बताऊं? चलिए यहां से बताता हूं। जो लाल वाला भाग है वो क्या है? प्रोटॉन है, मतलब धन आवेश। जो लाल वाला भाग हम खा रहे हैं, तरबूज में जो लाल भाग खाते हैं, उसे उन्होंने क्या कह दिया? धन आवेश कह दिया। और बीज, उसके अंदर जो बीज है उसे क्या बोल दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन बोल दिया। पॉइंट समझिए कि क्या कहा। उनका मानना था कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जो भाग हम खाते हैं, लाल वाला भाग, मतलब पूरी तरह से नाभिक में प्रोटॉन फैला हुआ होता है। एक धन आवेश का गोला होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। मतलब कहने की बात क्या समझिए कि मान लेते हैं तरबूज को नाभिक है, तो लाल वाला भाग क्या है? लाल भाग पूरे तरबूज के अंदर फैला हुआ है ना? अब जो लाल भाग के उन्होंने क्या माना था? थॉमसन ने प्रोटॉन माना था कि जो लाल वाला भाग है तरबूज का वो क्या है? प्रोटॉन है। तो इसका मतलब प्रोटॉन कैसा होता है? धन आवेश की ऋण आवेश? धन आवेश। तो भाई जब पूरे गोले में जो फैला है तो पूरा गोला कैसा हो गया? धन आवेश। अब जो बीज होता है उसमें जगह जगह तरबूजे के अंदर बीज धंसा हुआ होता है। तो थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज धंसे हुए होते हैं, उसी प्रकार से प्रोटॉन क्या है? पूरे गोले में फैला हुआ होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धंसे हुए होते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। उन्होंने किस पे बताया था? उदाहरण किसका लिया था? तरबूज का, कि जो लाल वाला भाग है उसको उन्होंने प्रोटॉन माना था और जो बीज था उसको क्या माना था? इलेक्ट्रॉन। खाए जाने वाले भाग को उन्होंने कहा कि ये धनावेश है, मतलब ये प्रोटॉन है, और इसके अंदर, इसी प्रोटॉन के अंदर या इसी लाल वाले भाग के अंदर जिस प्रकार से बीज धंसे होते हैं, उसी प्रकार से नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन धंसे हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है? अब देखिए फिर क्या हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। इसके थॉमसन के परमाणु मॉडल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब देखिए, केवल ध्यान देना तरबूज का उदाहरण, कि पूरे तरबूज को आप धन आवेश मान लीजिए, क्योंकि उसके अंदर जो लाल वाला भाग है वो प्रोटॉन है, तो पूरे तरबूज में सबसे ज्यादा वही लाल वाला भाग पाया जाएगा। तो इसका मतलब पूरा गोला कैसा हो गया? धन आवेश हो गया। और जिस प्रकार से बीज जगह जगह धंसे हुए पाए जाते हैं लाल वाले भाग में, उसी प्रकार से किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन जगह जगह धंसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? आगे बात करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये इसका वीडियो आपको मिल चुका है, इसको नहीं पढ़ाना। आपको जब अणु और परमाणु पढ़ाया गया था, उस वीडियो में रदरफोर्ड का मॉडल बताया गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं बोर का, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या कहा था नील्स बोर ने? देखिए, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी, मतलब उसका उस समय के वैज्ञानिकों ने विरोध किया कि भाई ये गलत बात है। तब जाके उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम था नील्स बोर, उन्होंने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। उस परमाणु मॉडल को कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया, क्या बातें उन्होंने इस परमाणु मॉडल के अंतर्गत बताई, वो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया, ठीक है, हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए,
कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या तय केवल कुछ, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आगे हम पढ़ेंगे कितनी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है। नील्स बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, मतलब हर कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में नहीं जा सकता। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कक्षा निश्चित है। जैसे आप पहले से जानते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, है ना, 16, 32, 64, 50 ऐसे करते चले जाएंगे। लेकिन वो अभी हम नहीं पढ़े क्योंकि वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जब इसकी खोज हुई, जब नील्स बोर ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, तब उस सिद्धांत की खोज नहीं थी। हालांकि हम उसको पहले से जानते हैं लेकिन उसको हम इग्नोर करेंगे, अभी हम उसको नहीं जानते। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, और जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते हैं उसे बोला जाता है विरिक्त कक्षा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी कक्षा तय होती है, उसी तय कक्षा में ही केवल वो चक्कर लगाते हैं, और जिस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे हम बोलते हैं विरिक्त कक्षा। पॉइंट समझ में आ गया? अगला पॉइंट समझिए। उन्होंने फिर कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि किसी कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो उन्होंने कहा था, यहीं पे देखिए रदरफोर्ड के नियम में एक कमी थी क्या, उन्होंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण मतलब कमी होती है, फैलती है, इधर उधर ऊर्जा टूट जाती है। लेकिन फिर आए नील्स बोर ने कहा ऐसा कुछ नहीं, रदरफोर्ड ने जो कहा था, मैंने कहा ना कि इनके रदरफोर्ड के नियम में कुछ कमियां थी, तो उस कमियों को कौन दूर किया? नील्स बोर ने किया। नील्स बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ऊर्जा की समाप्ति नहीं होती, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। समझ गए? ये था नील्स बोर का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि कोई तत्व है उसके नाभिक में कक्षाओं को उन्होंने कैसे दर्शाया था। उन्होंने बताया कि नाभिक को बीच में देखिए दर्शा दिया गया, कक्षाओं को उन्होंने के, यल, यम, यन, ये बढ़ते क्रम में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अगली कक्षा में चलते जाएंगे, मतलब के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, जितनी कक्षा बढ़ेगी वैसे उसको हम क्या करेंगे? बढ़ाते चले जाएंगे, या फिर हम उसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नील्स बोर ने कहा था कि हम उनको बढ़ते क्रम में हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ती संख्या के आधार पे हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले कक्षा को हम के से दर्शा सकते हैं, याद रखेंगे नील्स बोर ने के से दर्शाया था, तो आप जे से मत दर्शाइएगा। हालांकि आप किसी भी चीज से दर्शाइए, समझना आपको है के, यल, यम, यन, ओ, पी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कक्षा की संख्या हम बढ़ा सकते हैं। या तो हम के, यल, यम, यन, ओ से दर्शा सकते हैं, या फिर हम 1, 2, 3, 4, 5, ये यन बराबर जो है वो कक्षों की संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। हालांकि इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी, है ना, हल्की सी जानकारी आपको दे दें कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किसने किया था? जे चैडविक ने किया था। कैसे किया था? आप जब रदरफोर्ड का नियम पढ़ेंगे अणु परमाणु वाले वीडियो में वो मिलेगा आपको, तो उसमें ये चीज मिल जाएगी, ठीक है, कैसे किया था। लेकिन याद रखेंगे न्यूट्रॉन सभी तत्वों में पाए जाते हैं केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। जितने भी तत्व हैं उनके नाभिक में न्यूट्रॉन होगा, केवल किसको छोड़ के? हाइड्रोजन के नाभिक में। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, कभी ये पूछा जाए कि किस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। पॉइंट समझ में आ गया? आगे बात कर देते हैं भाई, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी भी है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु का भार कितना होगा, तो कितना होगा कि उसके नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या बोला जाता है? परमाणु द्रव्यमान। भाई समझो, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? किसी चीज का वजन कितना होगा? मान लेते हैं कोई बाल्टी है, ठीक है, अब अगर बाल्टी आपको उठाना, उसमें कुछ भरा गया है, मान लेते हैं चावल भरा गया है, गेहूं भरा गया, 2 चीजें, चावल और गेहूं भरा गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल्टी का वजन बताओ कितना है, तो आप कहेंगे कि बाल्टी के अंदर जितना चावल जितना गेहूं भरा गया है उनको हम जोड़ देंगे। मान लेते हैं 10 किलो चावल है तो 5 किलो गेहूं है, तो मिला के कितना हो गया? 15 किलो। तो टोटल कितना इसका वजन हो गया? 15 किलो। तो अगर कोई पूछे परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, याद रखेंगे हम परमाणु पढ़ रहे हैं, तो परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई पूछे परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे ये स्ट्रक्चर बना, इसको ध्यान दीजिएगा। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा केवल बना लीजिएगा। ठीक है, इसको हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद बचा है आपका थॉमसन का हो गया परमाणु द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन वितरण पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए तब तक फटाक से नोट।